बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है बोल का पाकिस्तान, जहां हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का असल और खूबसूरत चेहरा। हम दिखाते हैं पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का टैलेंट और मजेदार जायकाए पाकिस्तान और बहुत कुछ जो आप सब देखना और सुनना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है शान-ए पाकिस्तान। इस सेगमेंट में हम आपको वो टैलेंट दिखाते हैं जो है हमारी और हमारे पाकिस्तान की शान। तो आज की पहली रिपोर्ट हम करेंगे आयशा आसिम के नाम, जो करेंगे छोटी उम्र में काम बड़े बड़े, जिन कामों की वजह से इनको इंटरनेशनली भी पहचान मिल रही है। तो आइए मिलवाती हूँ आयशा से। उम्र छोटी पर काम बड़े बड़े। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ 14 साल आयशा आसिम से, जो कि एक डिजिटल इलस्ट्रेटर है। पेंटिंग्स बनाती हैं, शायरी करती हैं, लिखती हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ा के तौर पर भी सामने आ रही हैं, क्योंकि इन्हें अमेरिका में एक अवार्ड दिया गया, एक अवार्ड इन्हें भारत से मिला है, जबकि पाकिस्तान में भी ये दर्जनों अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आयशा आसिम से। आयशा, मुझे बताइएगा कि कैसे आपको ये पता चला कि आपके अंदर एक पेंटर है, एक शायर है, एक मुसन्निफ़ा है आपके अंदर और आप एक आर्टिस्ट बन सकती हैं? वैसे मैं अभी 14 इयर्स की हूँ, लेकिन जब मैंने वैसे शुरू जो किया था वो मैंने पोइट्री से किया था। मैं जब जैसे कोई 7-8 इयर्स की थी, तब से मैं जैसे नहीं होता कि राइमिंग वर्ड से जो पोइट्रीज वगैरह होती हैं वो काफ़ी किया करती थी और लाइक मेरी एज के हिसाब से वो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। वो पहले मैंने लिखनी शुरू की, लेकिन वो कहीं जैसे मैं भेजती नहीं थी, कहीं वो पब्लिश नहीं हुई थी। तो लेकिन वो मैंने जैसे लिखती जाती थी तो वो मेरा एक पोइट्री का टैलेंट तो जैसे उस तरह आ गया था। लेकिन जब मैं जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पेजेस अपना इलस्ट्रेशन का बनाया था, इसी तरह मैंने पोइट्री का भी बना दिया था, जिसमें मैंने अपनी वो पुरानी भी पोस्ट की थी और लोगों को वो भी पसंद आई थी काफ़ी। और जहाँ तक स्केचेस और वो इलस्ट्रेशंस की बात है, वैसे मैं इलस्ट्रेशंस तो भी मैंने लाइक अभी मुझे 1 साल हुआ बनाते हुए। उससे पहले मैं बनाती थी अपने स्केचेस बनाया करती थी और पेंटिंग्स बनाती थी। वो भी कोई ऐसे नहीं था कि जैसे सीखा या कुछ भी किया, वो भी जैसे घर में बैठे हुए कर लिए पेंटिंग स्केचिंग। तो बहुत मुश्किल काम है कि अपने ख्याल को तस्वीर की सूरत में ढालना या फिर उसको किसी नज़म की शक्ल देना। और मैं देख रहा था आपकी एक बुक माशाल्लाह यूएसए में पब्लिश हुई है, एक अवार्ड आपको इंडिया से मिला है। तो इसके लिए कोई आपने रियाजत नहीं की, कोई ट्रेनिंग नहीं बाकायदा तौर पे ली? ट्रेनिंग नहीं, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जो मैं खुद ही लिखती हूँ या बनाती हूँ उन्हीं को मैं, जैसे फेसबुक वगैरह पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जो भी होता है, गूगल पे खुद सर्च करके सारे कॉम्पिटिशन्स ढूंढ के उन्हीं को मैं अपनी ही चीज़ें सेंड करती थी और वही लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, जिसमें मेरी काफ़ी सिलेक्शंस। और जैसे मेरे इंडिया में भी रिसेंटली पोइट्री पब्लिश हुई है, मेरी यूएसए में 2 हुई हुई हैं और अभी अपकमिंग भी काफ़ी इंशाल्लाह है। तो ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले ली, सब कुछ खुद ही से किया था। अभी आप ओ लेवल्स कर रही हैं, 8th क्लास में है। कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं इतनी छोटी सी एज में? मुझे कॉमनवेल्थ एसे का भी रिसेंटली गोल्ड अवार्ड मिला है। फिर मुझे WSC वर्ल्ड स्कॉलर्स कप होता है जिसमें मुझे 6 मेडल्स मिले हुए हैं, 2 गोल्ड और 4 सिल्वर। फिर मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला है क्योंकि मैं यंगेस्ट इलस्ट्रेटर हूँ पाकिस्तान की, जिसकी वजह से मुझे PBR का भी अवार्ड मिला है। ऑनलाइन आपने बिजनेस का भी आगाज़ कर दिया, इंस्टाग्राम पर अपने पेजेस भी बना लिए हैं। तो तकरीबन कितनी कमाई हो जाती है पेंटिंग्स या कार्ड्स डिज़ाइन? इतनी हो जाती है कि जैसे मैं थोड़े बहुत अपने भी सेव कर लेती हूँ और जो मैं कमाती हूँ उसी के साथ में थोड़ा सा सोशल वर्क करने की भी कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने लाइक गवर्नमेंट स्कूल में होती हैं, क्या नाम है, कलरिंग बुक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करा देती हूँ। लेकिन हो जाती है एक मन में कि अपना भी कर लेती हूँ, थोड़ी सी सेविंग्स और थोड़ा सा बांध भी देती हूँ। अब इस्लामाबाद से भी आपको अवार्ड एक मिला है? जी, मुझे एक्चुअली क्योंकि हर अचीवमेंट में खुशी तो होती है, क्योंकि एक स्टेप आप ऊपर चढ़ रहे होते हो हर चीज़ में। तो अगर बिल्कुल अभी का देखा जाए तो जैसे आपने कहा, मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला है इस्लामाबाद में, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी रिसेंटली खुशी तो सबसे ज़्यादा उसकी, लेकिन वरना मुझे काफ़ी ज़्यादा और भी मिल चुके हैं। जैसे मुझे मेडल्स जब मिले थे तो मुझे उसकी भी खुशी हुई थी। तो सबका एक एक स्टेप आप ऊपर जाते जाते हो।
तो सब अचीवमेंट्स की बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से अपने दिमाग में आप डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक ख़याल है, एक जिस तरह से आपकी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो आपकी डिजिटल इलस्ट्रेशंस है नाजरीन को, तो किस तरीके से आप उसको पेंट करती हैं, कलरिंग सिलेक्शन कैसे करती हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करती हैं? शुरू में जब मैं बनाया करती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि हाथ पे एक एक्सपीरियंस होता है, वो नहीं था मुझे। तो उसमें जैसे कई दफ़ा अगर मेरी बिल्कुल शुरू की देखी जाए तो एक कलर मर्जिंग भी नहीं थी, एक बिल्कुल वो एक परफेक्शन नहीं थी। लेकिन अब मैंने जैसे काफ़ी और डिफरेंट टूल्स ले लिए, चीज़ें ले ली, तो उसकी वजह से काफ़ी हो गई। लेकिन अगर देखा जाए कि कैसे बनाती हूँ तो पहले मुझे कोई रेफरेंस चाहिए होता था, जैसे कि आप एक नीचे एक चीज़ को रखते हो, फिर उस पर आप बना लेते हो देख के जैसे। लेकिन अब ऐसे होता है कि फ्री हैंड स्केचिंग टाइप समझ के कि जी मैं स्केच कर रही हूँ, उसको आप बना लेते हो। और कलर्स की बात है तो वो कलर्स चूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद उसको करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए मैं काफ़ी डिफरेंट लोगों से पूछती हूँ, अपने फैमिली मेम्बर से, क्योंकि आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता होना चाहिए कि दूसरे को कैसा दिख रहा है, क्योंकि खुद की चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। ठीक है, तो नाजरीन आप सुन रहे थे आयशा आसिम की गुफ्तगू। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। 13 साल की उम्र में इनकी पोइम्स और इनके जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। इनके पास दर्जनों अवार्ड्स हैं। इनको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली एप्रिसिएशन मिली है, अवार्ड्स मिले हैं। और इनके क्या गोल्स हैं, किस तरीके से इन्होंने सब कुछ अचीव किया, आज हमने इनके साथ मुख्तसर सी एक डिस्कशन की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। वाह आयशा, क्या बात है आपकी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानियों के दिल कितने बड़े, और जहां बात दूसरों की मदद की आए तो दुनिया हमसे कोसों दूर दिखाई देती है। इसी जज्बे से भरे एक तंदूर पर लेके चलती हूँ, जहां रोटी के साथ सालन मुफ्त में मिलता है। वो क्यों, आइए जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिला रहे हैं जो गुज़िश्ता 22 सालों से अपना तंदूर चला रही हैं और 5 रुपए की नान की रोटी के साथ सालन मुफ्त देती हैं। हमें ये बताएं, 5 रुपए में रोटी बेचने का और उसके साथ सालन भी मुफ्त, ये क्या ख्याल कैसे आया? गुर्बत लोगों की इतनी देखी बहुत ज़्यादा, तो इससे दिल में यही हुआ कि भाई खाना खिलाना चाहिए। तो फिर जितना भी होया खाना खिलाते रहे। फिर एक भाई हमारे यहाँ रमज़ानों में आते, रमज़ानों के रमज़ान राशन बांटने, उनका नाम है मुजफ्फर भाई। राशन बांटने आते तो फिर हमने उनसे कहा ऐसा नहीं करने कि पूरे साल हम गरीबों को खाना खिलाएं, ये तो 1-2 हफ्ते में ख़त्म ही हो जाता है। फिर उन्होंने भी जहन बनाए, वो बोले चलो मेरा भी ख्याल यही था कि दोनों मकसद जैसे काम करें। अल्लाह का नाम लेके उन्होंने हमको आटा दिलाया, हमने शुरू कर लिया। आधा कट्टा देते थे हमको, तो लगे हम सिर्फ आटा देंगे, आप लोग कैसे अफोर्ड करोगे? हमने कहा हम कर लेंगे। ये बताएं कि कितने अरसे से ये काम कर रही हैं और कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे शुरुआत की इस काम? ये हमने 2 रुपए की रोटी से करा स्टार्ट, सालन की भी। अब 5 रुपए की रोटी देते हैं, इसलिए कि महंगाई बहुत हो गई है। जो लोग खरीदते भी थे ना, अब वो भी आटा, आपको पता 100 रुपये करीब आटा पहुँच गया है। तो 1 किलो आटे में बंदा कितना गुजारा करेगा, जितनी उसकी आमदनी भी होती। सारा दिन में वो 100 रुपये नहीं कमा पाते, मगर उसको खाना ज़रूर चाहिए। ये सोचते हैं, सारा दिन देखते एक औरत उसका मियाँ काम पे गया, काम उसको मिलने लगा, वो बच्चे इतने परेशान उसको कर रहे हैं, मम्मा खाना, मम्मा खाना। अब खाना होएगा तो वो गरीब देगी ना। माँ कितनी तरसती है जब उसको बच्चे को खाना ना मिले, दूध नहीं मिले। तो ये चीज़ देखते यहाँ पे बस्ती में गुर्बत बहुत थी, बहुत ज़्यादा। देखते देखते एक बिल्कुल जहन तैयार हो गया कि अब यही काम करना है जब तक अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी। इतनी महंगाई के दौर में जब आटा इतना महंगा हो गया है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं 5 रुपए की रोटी बेच के? जी, मेरा शौहर काम करते थे, ये ठेके लेते थे, ये तंदूर का भी काम सीखे हुए और जो है ना और रंग का भी काम, मिस्त्री का भी काम, माशाल्लाह इनको काफ़ी काम आते हैं। तो ये ठेके लेते थे, कुछ हम उससे में से कर लिया करते थे। फिर हम लोग गर्मी में बर्फ़ भी बेचते, माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े होते रहे, ये भी मजदूरी पे लगते रहे। हम लोग इस काम को फिर बढ़ाते चले गए और अपने आप को ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार करते चले कि अब हमने ये काम छोड़ना नहीं है, अब हमने करना है हर गरीब की खिदमत। और जैसे फिर देखा लोग मर गए हैं, बच्चे मासूम मरे पड़े हैं, उनको कफन ही नहीं है, तो फिर हमने कफन का भी कहा कि भी हम कफन भी देंगे, जो नहीं हो सके ना उसको कफन भी देंगे, जिनका कोई नहीं है, जो बहुत लाख गरीब होते हैं एनी टाइम में कफन भी नहीं। आप बताओ 50-100 में किसके घर घर से मांगेगा, हर इंसान गरीब।
कफन का सेटअप किया। अब ये देखा जैसे लोग यहाँ राशन बांटने आते थे, उनसे कह के लिहाफ मंगा के देते थे, कंबल मंगा के देते थे, वो भी लोग अब ये दिल में आई है कि ऐसा करें सेटअप के बुढ़े लोग जो है ना वो एक महदूद जगह पे इज्जत से ज़िंदगी गुजारें। उनके लिए हमने वो होल डम जो होता है ना वो बनाया है, शेल्टर होम बनाया। हाँ, तो कम से कम जिए जैसे भी हो, मरे तो अच्छी सांसों से इज़्ज़त के साथ में। यही हमारा जो है ना एक जज्बा सा है, दिल से यही आवाज़ आती है, अल्लाह किसी को इतना परेशान न करे, इतना अल्लाह पाक ऐसा नहीं करे, अल्लाह पाक हम सब के अमाल इतने अच्छे करे कि हम सब अपने जितनी भुगताए जाए इतने ही भुगता जाएँ। इसीलिए बच्चों की तरबियत अच्छी होना चाहिए ताकि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको अच्छा समझें, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। हमें हमारे बच्चे जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह सबकी मदद करें। सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे सबके बच्चे हैं। ये जो भी जिसके साथ भी चाहे मददगारी कर सकते हैं, हिम्मत गुजारी कर सकते हैं। अल्लाह इनको इतनी ताकत और इतनी नेकियां दे। यही सोचते हुए जो है ना मदरसा डाला है ताकि इल्म हासिल करें। स्कूल का भी सोच रहे हैं, अगर अल्लाह पाक मदद कर देंगे ऐसे कोई भी मेरे भाई बहन चाहे हमारे साथ मिलना, इस नेकियों में हिस्सा लें। तो रोज़ाना कितने अफराद खा लेते हैं? रोज़ाना माशाल्लाह से ना 600-700 आदमी खा लेता है, जो लेके भी जाते हैं, यहाँ बैठ के भी खाते हैं। और ये गरीब औरतें जो हैं ये भी आती हैं। मैं अपनी बहनों के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि देखो औरत की इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। गरीब के जो है ना जो उसके दिल में होता है कि मुझे सब प्यार से देखें, मुझे सब हैसियत से देखें, तो इसीलिए 5 रुपये भी रखें, 10 रुपये भी सालन के कि ताकि वो बंदा खा के जाए, वो फ़ख्र से खा के जाए। गरीब इंसान 50 रुपये का खाना अपने घर ले जा रहा है तो अपने बच्चों से फ़ख्र से खाए कि देखो मैं पैसों का खाना लाया हूँ, मैं मुफ्त नहीं लाया, मैं भीख मांग के लाया हूँ हाथ फैला के। इसलिए 5 रुपये की रोटी के और सालन के रखे हैं। हफ्ते में 15 दिन में फिर यहाँ बिरयानी भी बिठा के खिलाते हैं, लेके भी जाते हैं लोग, वो फ्री होती है ताकि गरीब इंसान ये ना सोचे कि ये चीज़ नहीं मिली। वो हमारी ये होती है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक ऐसी नई चीज़ें बना के खिलाओ ताकि बंदों का दिल खुश हो जाए और गरीब इंसान ये नहीं सोचे कि मैंने ये चीज़ नहीं खा सका, बहुत महंगी थी। यहाँ बकरा भी कटता है, बकरी कटता है, नहीं पर काटते नहीं पका के खिला देते हैं सबको कि देखो आप लोग बकरा भी खाते हैं। अल्लाह की इतनी नियामत है, अल्लाह की इतनी रहमत है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सच्चे बंदे को सब देता है। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। इसका हमको क्या, दुनिया को है यकीन, क्योंकि हम काम ही इतने बड़े बड़े करते हैं। उसकी एक जिंदा मिसाल से आप लोग को मिलवाते हैं, जिन्होंने दुनियावी मुश्किल क्या माजूरी को भी पटक के रख दिया। वो कैसे, आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोलबज़ और मैं हूँ अरसलान आज़म। आज हम आपकी खिदमत में एक इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है ये हिम्मत की एक मिसाल है। इसका एक बाजू नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है ये दिन में 18 से 19 घंटे काम करता है। इसकी कहानी क्या है और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो इस तरह के लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको नौकरी पे कोई नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद इन्हें नौकरी दी है, इनके लिए बाइस रोज़गार बने हैं। उनसे भी बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे। जी, इनकी कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हाथ पैदाइशी ऐसा था या बाद में जाके करना? सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए। ये बाजू मेरा घास काटने वाली मशीन होती, टोका जिसको कहते हैं, ये उसके अंदर आ गया था बचपन में। तो फिर मैं लाहौर में आया, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो फिर मैं लाहौर में आ गया। तो लाहौर में मैंने छोटे छोटे रेस्टोरेंट में काफ़ी जॉब की है। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर ऑफिस में भी मैं जाता हूँ, जॉब करता हूँ वहाँ पे। 8 से 9 घंटे मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं 9 से 10 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। मेरी शादी हो गई है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2-3 बच्चे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मतलब कि मेहनत करना चाहता हूँ। तो मेहनत करके तो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मेहनत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या क्या आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ क्या क्या हैं, आप क्या क्या कर लेते हैं इस काम के अलावा?
मैं इस काम के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, अच्छा तो मैं सिंगिंग भी करता हूँ साथ साथ। अच्छा तो जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। कितना अरसा हो गया है ये वेटरी के काम के साथ जुड़े हुए हो, और अब तक इनकार कितनी कितनी जगह से हुआ, रिजेक्शंस कितनी हुई, इस हवाले से बताओ। बस सर ये ना पूछें कि लोग तो जो गाड़ियों में आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मुझे ऑर्डर दे के उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने ऑर्डर इसको दिया था। कुछ लोग तो इग्नोर कर जाते हैं कि इसका बाजू नहीं है, कि शायद ये कोई मतलब कि और सिस्टम तो नहीं है। मैं जब उनके मेन्यू दिखाता हूँ तो फिर वो मुझे कहते हैं हाँ इसको ऑर्डर हमने दिया है, तो फिर वो आगे जो है मतलब कि मुझे वो बुलाते हैं। अच्छा, इस वेटरी से कितना अरसा हो गया जुड़े हुए? वेटरी से तकरीबन मुझे को 16 से 17 साल हो गए हैं। तो फिर मेरा यहाँ पे रेंट पे घर है सर, तो बच्चे भी मेरे खुश हैं। मैं कहता हूँ मेरी नींद पूरी ना हो, मेरी थकावट बिल्कुल जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन मैंने अपने बच्चों को खुश रखा हुआ है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। मैं अपनी मेहनत करके तो अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, और मेरी वाइफ मेरे ऊपर बहुत खुश है, और अल्लाह के फजलो करम से जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। मैं अपने पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो डिसेबल लोग हैं ना, वो हिम्मत ना हारें। हिम्मत हार जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे। आप कुछ ना कुछ करें, आप बजाय कि किसी के आगे हाथ फैलाएं, आप हाथ ना फैलाएं, आप मेहनत करें, अपनी कुछ सीखें आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाथ भी कटा हुआ है, एक हाथ है सिर्फ, उसी से ही सारा काम चल रहा है। कभी ना कभी इंसान जो है ना इतना दुखी हो जाता है, परेशानियों के साथ परेशानियों का गहराव आ जाता है, तो उस सूरत हाल में क्या करते हो, किस तरह हिम्मत को बंधाते हो? बस मैं सर जब कोई परेशानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नहीं है, तो जब कोई आ भी जाए, घरेलू मामलात भी 100 हो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया सर। अच्छा, हमारे माशरे में होता क्या है कि कबूलियत जो है ना, एक्सेप्टेंस जिसे कहा जाता है, वो बड़ी कम है हमारे माशरे में, और जब कोई बंदा माजूर हो तो उसे बड़ा कम कबूल किया जाता है, उसे अजीब निगाह से देखा जाता है। तो आपको क्या क्या मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़ता है? असल पे सर बात ये है ना कि हम जब लोग हमारे पाकिस्तान में बासियत लोग भी काफ़ी हैं, तो ये तो उनको चाहिए ना कि हमें जो है ना मतलब उन निगाहों से ना देखें। आप सिर्फ ये देखें कि ये मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें ये मौका ही ना दें कि यार ये हमारे पास आएँ या हमसे कुछ लें। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में आती हो? सफ़र करते हो, दो जगह नौकरियां कर रहे हो, तो मुश्किलात क्या सफ़र के दौरान? कोई चीज़, साइकिल, मोटर बाइक, कोई ऐसा कुछ ना कुछ है? नहीं, मेरे पास सर कुछ नहीं है। मेरा रेंट पे घर है यहाँ पे। ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे लिफ्ट लेनी पड़ती है, तो फिर वापसी भी मुझे लिफ्ट लेनी पड़ती है। बस थोड़ी सी ये मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन टाइम मैं यहाँ पे भी पूरा देता हूँ, ऑफिस में भी पूरा देता हूँ सर टाइम। बच्चे कितनी उम्र के हैं? बड़ी बेटी मेरी अभी तो 1 क्लास में जा रही है सर, तो वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा सका, उनको भी मैंने गांव में नानों के पास छोड़ा हुआ है, वो वहाँ पढ़ती है जाके। अच्छा अकरम, मुझे ये बताएं कि आप गुनगुनाते भी हैं, साज़ो आवाज़ के साथ भी ताल्लुक़ है, तो क्या पसंद करते हैं, क्या गुनगुनाते हैं? हमें भी, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। मैं असल पे जो है ना अकरम राय की कॉपी करता हूँ। इंडियन के पंजाबी गाने जो है ना, मैं उनकी, मास्टर सलीम साहब है, उनकी कॉपी कर लेता हूँ सर। तो अभी हमें क्या सुनाएंगे, हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगे? मैं आपको सर मास्टर सलीम साहब का गाना सुना देता हूँ। एक है तो छोटा सा, लेकिन सुना देता हूँ सर आपको। तेरे तो बगैर दस किंज जीवा मैं, तेरी याद च रवा मैं गिनदी हिक हिक तारा, हुण नहीं गुजरदा यारा। नाज़रीन, आपने देखा कि अकरम की आवाज़ में दर्द के साथ साथ इसके सुर भी खासे पुख्ता हैं। तो मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, इनके मालिक से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अकरम, आपके पास कितने अरसे से काम कर रहा है? इसको तकरीबन 1 माह हो गया हमारे पास। अच्छा, 1 माह के दौरान बहुत सी शिकायत भी होंगी और थोड़ा सी उकताहट भी हो जाती है बाज़ औक़ात, अगर काम में वो निखार ना है या काम वो भरपूर तरीके से ना हो, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और इस तरह के लोगों को हमारे माशरे में बड़ा कम कबूल किया जाता है, नौकरी पे तो रखना दूर, उन्हें कबूल ही नहीं किया जाता, उस हवाले से क्या? नहीं, जब से काम कर रहा है इससे कभी ऐसे शिकायत का मौका नहीं दिया। हार्ड वर्क है और जो है जो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है ये, इसने आज तक कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि इसको कोई बंदा जो है ना वो कहे कि आपने ये गलत किया है। ठीक काम कर रहा है। अमूमी तौर पे होता ये है कि बाज़ औक़ात वर्कर लेट पहुंचता है या कस्टमर को सही तरह डील नहीं कर पाता, तो इसका जो रवैया है वो कस्टमर्स के साथ कैसा है, यहाँ के जो लोग हैं स्टाफ उनके साथ कैसा है? नहीं, टाइम पे पहुंच जाता है।
और जो कस्टमर के साथ इसका जो है ना रिलेशन बहुत अच्छा है जो है ना, और कस्टमर इसको देख के काफ़ी जो है ना इसके बाद भी कस्टमर हमारे बन रहे हैं। नाज़रीन, आपने अकरम की कहानी जानी है। अकरम की कहानी बहुत हमारे लिए मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल कहानी थी। तो देखा आप लोगों ने पाकिस्तानियों का जज्बा। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग बोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। ब्रेक से पहले आप लोग को दिखाई थी कुछ शान पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज, लेकिन अब दिखाने का वक्त आ गया है कुछ अनोखा। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अनोखा पाकिस्तान। पाकिस्तानी हमेशा नई नई चीजें ऐजाद करने और पहले से मौजूद ऐजादात को ऑल्टर करने में माहिर हैं। तो आइए एक ऐसे टैलेंट से मिलवाती हूँ जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 फीट लंबी बाइक बनाई है। तो आइए लेते हैं उस बाइक की राइड। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर भी पानी है जनाब। इस दुनिया में जो लोग एक मुनफरिद काम कर जाते हैं, एक अनोखा काम कर लेते हैं, तो वो सरे फहरिस्त हो जाते हैं जनाब। आज हमारे साथ एक अली जिगरू चाचा मौजूद हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तो मैं जवान हूँ जनाब। इंसान की चाहे उम्र जितनी भी हो जाए, इंसान का दिल जवान होना चाहिए। आज जो आप हमें कारनामा दिखाने जा रहे हैं, आपने पूरे पाकिस्तान का नाम लाइक फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, और वो चीज़ हमने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी। आइडिया कैसे आया, पहले ये बताइए। काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई है कि अपने वतन का नाम रोशन करूं। यही है मेरा मिशन कि मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन। फिर दिखाते हैं फिर अब क्या चीज़ दिखाने वाले। आइए जनाब, अब आपको दिखाते हैं चाचा के हाथ का कारनामा। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, इट्स लाइक अ फैंटास्टिक। मैं कहूँगा ये इतनी लंबी मोटरसाइकिल मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। गली बहुत तंग है, गली मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊं, गली बहुत तंग है, गैराज बहुत छोटा है, लेकिन अंदर जो एक चीज़ मौजूद है वो बहुत बड़ी है। अली जिगरू चाचा साहब, मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी बाइक मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कैसे दिमाग में ख्याल आया कि बाइक को बनानी चाहिए और यहाँ पर खड़ी करनी चाहिए, ये बताइए। मेरा इरादा तो 20 फीट का था, मगर असल में जगह छोटे के वजह से मैंने 16 फीट बनाई है। नहीं तो मेरा इरादा 20 फीट का था कि पूरे एशिया में, अभी भी मालिक का करम है, मेरा पास रिकॉर्ड है, पूरे एशिया में किसी ने इतनी बनाई नहीं है। और जो मैं इस पर टैलेंट करता हूँ ना, जो एक्शन करता हूँ, वो आज तक किसी ने किया नहीं है। चाचा आप बात कर रहे हैं एशिया की, मैंने पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बाइक नहीं देखी। अच्छा ये बताएं, आपने अपने हाथ से बनाई है? ये पूरा आल टू आल मेरे हाथ का काम है। काफ़ी चीज़ें बनाई है मैंने, डाइनिंग टेबल यानी इतनी चीज़ें बनाई है, मशीनरी भी बनाई है। भाई ये है कि मकसद कहने का कि मेरा इरादा यही है कि मैं अपने वतन का नाम रोशन करूँ। आपने अपने वतन का नाम रोशन किया और बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड हमारे सामने आया। आप ये बताएंगे, इतना छोटा सा गैराज है तो आप बाइक निकालेंगे कैसे, ये बताएं। अब ये आप देखना ना कि निकलती कैसे और ये आती कैसे है, मैं नहीं निकालती। ऐसे मुझे तो टाइटैनिक याद आ गया, टाइटैनिक। तो जनाब चाचा अली जिगरू के पास सिर्फ बाइक नहीं है, बल्कि इनके पास पूरा एक टाइटैनिक मौजूद है, और ये आपकी अकल दंग रह जाएगी देख के कि किस तरह ये बाइक निकालेंगे अपनी। और बहुत लंबी बाइक है यार। आई थिंक इसके लिए बड़ी कुशादा जगह होनी चाहिए, एक कुशादा रोड्स होने चाहिए, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इस बाइक के ऊपर बैठ जाऊं। अली जिगरू चाचा ने अपनी गाड़ी कर ली है तैयार। आपको दिखाई गाड़ी बाहर किस तरह इन्होंने निकाली। ये भी एक बड़ा राज की बात है, बड़ी खुफिया चीज़ है, क्रिएटिविटी है। और उसी के साथ साथ चाचा ने झंडे लगा लिए, पूरी बाइक चाचा की यहाँ पर तैयार है। चाचा झंडे हमने लगा लिए हैं, बाइक आपकी तैयार है। अब बताएं हम क्या करने वाले हैं। बस अब निकलते हैं, आपको स्टैंड दिखाता हूँ मैं, खड़ा होके, लेट के, बैठ के, जो भी। वेल जनाब, तो मैं बैठ गया हूँ चाचा के साथ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मेरी लाइफ का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। चाचा ये बताओ, बाइक पर कहाँ कहाँ लेकर जाते हो, कहाँ कहाँ घूमते हो? मैं बलूचिस्तान गया हूँ बाइक लेके। इसी बाइक पे? हाँ, इसी बाइक पे।
अभी मेरे अखराजात नहीं तो मैं पूरा पाकिस्तान घुमाऊँ बाइक को। अच्छा चाचा मुझे बताएं, जो आपने बाइक बनाई है, इस बाइक को बनाने में कितना खर्चा आया है? ये तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए आया है मेरा, मगर कंफर्म नहीं है। 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा है। चाचा जब आपको इस बाइक का बनाने का शौक क्यों हुआ, क्या मकसद था ये बताइए, मकसद क्या था इस बाइक को बनाने का? बनाने का यही है कि मेरा दिमाग ये है कि कोई भी चीज़ बनाऊं अनोखी, जो लोग मुतज्जा हो मेरे ऊपर ना। हर चीज़ मकसद मैंने बनाई है, मगर बनाई एक ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि आपको इस बाइक पे तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा आया, कितने दिन लगे थे इस बाइक को बनाने में? तकरीबन मेरे को 3 से 3.5 महीने लगे बाइक बनाने में, इसलिए अकेला हाथ है ना जी। तो जाहिर बात है, इसको मकसद कहने का है कि हर चीज़ उठाने के लिए, कोई भी चीज़ उठाने के लिए घूमना पड़ता है, 16 फीट घूमना पड़ता है, फिर जाके मैं पाना या कोई नट बोल्ट उठा सकता हूँ। अच्छा चाचा आपने मुझे बताया कि आपको 16 फीट की बाइक ये बनाई आपने और आप इसको 20 फीट की बनाना चाहते थे, तो अली चाचा को ये लंबी चीजें क्यों पसंद है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई लंबी चीज नहीं, अनोखी चीज पसंद है मुझे। ओके। यानी पाकिस्तान में, पूरे एशिया में मेरा रिकॉर्ड है एक ही हो। अगर कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा तो जाहिर बात है मैं तो पीछे हट गया ना, फिर मैंने इस गाड़ी को काटना ही है फिर। अच्छा चाचा मुझे बताया, अगर आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहे, इस गाड़ी को, और बोले भाई मैं इतने लाख रुपए दूंगा, जितने आप मांगेंगे उतने लाख रुपए मैं आपको दूंगा, तो आप अपनी गाड़ी बेचेंगे? नहीं, मैं गाड़ी उस सूरत में बेचूंगा, भले वो मेरे से ऐसे ले ले, मगर गाड़ी उस सूरत में बेचूंगा कि वो चला ले जैसे मैं चला रहा हूँ। जाहिर बात है, हर आदमी मकसद रिटायर तो होता है ना, तो वो पैसे का तो दरकिनार रही बात, मगर कहने का मकसद ये है मेरे कि वो गाड़ी चला ले। अब लेके और अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा खराब करूं, ये अच्छा नहीं है ना। ओके। अच्छा चाचा ये बताएं, अगर आपको पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बुलाते हैं और कोई इनाम मिलता है आपको हुकूमत की तरफ से, तो आपका क्या रवैया होगा, क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा, ये बताइए। भाई अगर इमरान खान मुझे बुलाता है तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। इमरान खान क्या, कोई भी मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ, इसलिए कि मालिक इज्जत देने वाला है मेरे मालिक ने इज्जत दी हुई है मुझे। तो कैसी रही बाइक की राइड? मुझे तो बड़ा मजा आया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट ऐसे ही नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसकी तारीख कितनी कदीम है? नहीं जानते तो आए जानते हैं। आज आपकी मुलाकात बैनुल अक़वामी अवार्ड याफ्ता 900 साल से फन नकाशी में नए नए ट्रेंड मुतारिफ करवाने वाले ख़ानदान के उन लोगों से करवाएंगे जो ताजमहल समेत दीगर तारीख़ी इमारतों और मकबरों पर अपनी फ़न नकाशी के वो कमाल जौहर दिखा चुके हैं कि जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया मोतरफ़ है। फ़न नकाशी जो इस वक्त पाकिस्तान में एक अज़ियतनाक मौत मर रही है, इस फ़न को एक नई जिला बख्शने के लिए ये लोग ऐसे खूबसूरत शो पीस बना रहे हैं जिनके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खूब चर्चे हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ नक्काश अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि फ़न नकाशी बुनियादी तौर पर है क्या, इसका मुस्तकबिल क्या है, पहले फ़न नकाशी से ये क्या कुछ कमा रहे थे, आज फ़न नकाशी से ये क्या कुछ बना रहे हैं। अब्दुर्रहमान साहब, फ़न नकाशी जो कि कई सदियों पुराना एक तोहफ़ा है जो आज हमें नज़र आ रहा है, हमें जगह जगह मिल रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है और ये बुनियादी तौर पर है क्या फ़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी फ़ानून हैं इस दुनिया के अंदर, वो ख़ित्ते की पहचान होते हैं। आप उससे पता कर सकते हैं कि फ़लाँ फ़न फ़लाँ ख़ित्ते से वाबस्ता है, वो उसकी शनाख्त होता है। ऐसे ही फ़न नकाशी हमारी मुल्तान की कदीमी शनाख्त है। क़बल अज़ इस्लाम यहाँ नकाशी थी। हम भी राजपूत चौहान हैं, हमारे बुज़ुर्ग मुसलमान हुए सूफ़ियों के हाथे, उससे पहले भी हम नकाश थे। जब हमारे बुज़ुर्ग मुसलमान हुए तो फिर इस फ़न के अंदर सूफ़ीज़म आ गया और फिर सूफ़ी वाला स्टाइल लेके हम अब तक चल रहे हैं पिछले 900 साल से। पिछले 900 साल से जिस तरह आप बतला रहे हैं, अब जो फ़न नकाशी है ये कितनी आसान है, कितनी पहले दिक्कत होती थी, अब तो जो दौर है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी हो गया है। क्या अब जब आप फ़न नकाशी की हेल्प से मुख्तलिफ़ खूबसूरत आर्ट बनाते हैं तो उतनी ही अरक्रेज़ी होती है जितनी पहले होती थी? नहीं, देखें अब तो बहुत सहूलतें हैं हमें। जैसे पहले हमारे बुज़ुर्ग पत्थरों से रंग निकालते थे, कई दिनों के बाद जाके एक रंग तैयार होता था। अब वो हमें बाज़ार में तैयार या मशीन के अंदर ग्राइंडर किए हुए रंग मिल जाते हैं, उसमें ये काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन जहाँ तक जो असल शनाख्त है, जो हमारे फूल हैं यहाँ के, जो हमारे यहाँ का स्टाइल है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, जो रंग हैं,
आप देखें हमारे बुज़ुर्गों की एक ख़ास शनाख्त थी, जो हमारे गली का मंगरान के उस्ताद थे, नकाश फैमिली। जैसे मेरे वालिद मलिक आशिक, उनके वालिद उस्ताद अब्दुल्ला, उनके वालिद उस्ताद खुदा बख्श, उनके वालिद उस्ताद अल्लाह बख्श, उनके वालिद उस्ताद रहीम बख्श, उनके वालिद उस्ताद अलही बख्श। यानी ये एक पूरी एक लड़ी है जिनसे सीना बसीना है। ये वो फूल वो अपने साथ लेके चले हैं, जो सीना बसीना आज मेरे पास और आगे मेरे बेटे को मुंतकिल हो रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है, तो हमने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। कई सालों से आपकी फैमिली इसकी केयर टेकर है, और आप कितने अवार्ड अब तक वसूल कर चुके हैं, नेशनल और कितने इंटरनेशनल? इस फ़न के हवाले से मैंने कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ 32 मुल्कों में। मेरे वालिद साहब मलिक आशिक नकाश इसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे। मेरे दादा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस दौर में 1930-1936 में इसी काम में अवार्ड दिए, और उससे पहले जो मुग़ल दौर थे या राजे महाराजों का दौर था, उन्होंने भी हमारे बुज़ुर्गों को अवार्ड दिए। जैसे आप बरसगीर पाक व हिंद की हिस्ट्री में जाएं, ताज महल के अंदर भी जो नक्काशी की हुई मुल्तान से नक्काश गए थे। ताज महल या जिस तरह दीगर मकबरे हैं, दीगर तारीख़ी इमारतें हैं, वहाँ पर आपने ऐसा काम किया कि जिनकी पूरी दुनिया मोतरफ़ है। आपको कैसा महसूस होता है जब मालूम होता है कि यार ये देखो, इस बिल्डिंग के, इस इमारत के जो चर्चे हैं वो दुनिया भर में हो रहे हैं, और यहाँ पर कहीं मेरे हाथ का काम है, कहीं मेरे आबा व अजदाद के हाथ का काम है? जी, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। मैं 3 दफ़ा इंडिया गया, मैं आगरा भी गया, मैंने उनका लाल किला भी देखा, मैंने उनका जो है आगरा का किला भी देखा, या इधर राजस्थान के अंदर जो काम है, या हमारे चोलिस्तान के अंदर है, या हमारा पाकिस्तान का जगह जगह नक्काशी की हुई है हमारे बुज़ुर्गों की। बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और सीखने को मिलता है। एक जो सबसे अहम चीज़ है, उस्ताज़ा ने यहाँ का जो ट्रेडिशन, जो रवायत थी, उसको हर जगह ज़िंदा रखा है। अब मैं अमृतसर था, दिल्ली, उधर अमृतसर के अंदर मैंने दरबार साहब के अंदर देखा, तो वो हमें बुज़ुर्ग बताते थे कि मेरे वालिद साहब कहते थे, हमें बुज़ुर्ग बताते थे कि अमृतसर के अंदर भी हमारे बुज़ुर्ग गए थे नक्काशी दरबार साहब के अंदर। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, जो मुल्तानी पैटर्न, जो मुल्तानी डिज़ाइन था, वो वहाँ मौजूद था, कलर स्कीम। एक हमारा पैटर्न है जो बहुत फेमस है, जिसे हम हमा गुल कहते हैं। उस एक पैटर्न के अंदर मुल्तान के सारे फूल, मुल्तान के सारे फ्रूट, मुल्तान के सारे परिंदे, मुल्तान की सारी सब्ज़ियाँ, उसके अंदर एक ही गुलदस्ते के अंदर उस्तादों ने पिरोई हैं। जो वो फूल, वो पत्तियाँ, जैसे मुल्तान में मैंगो, काटन, ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है काटन की, तो वो अगर बना है तो आप समझ जाएंगे ये मुल्तान के नक्काशी। तो देखा आप लोगों ने पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट की 900 साल पुरानी तारीख। तो चलते हैं अपनी छोटी सी ब्रेक की तरफ। वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग बोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है आपका और मेरा फेवरेट जायकाए पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहचान और यहाँ के लोगों का इखलाक, इससे ज्यादा मीठा और क्या है जनाब। लेकिन मैं यहाँ पे एक और मीठे का जिक्र कर रही हूँ, जिसको पाकिस्तान की पहचान समझा जाता है। मैं बात कर रही हूँ गुड़ की। अब गुड़ को बनाने का देसी तरीका क्या है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हाफिज़ाबाद के एक गांव में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गुड़ बनाया जा रहा है। देसी तरीके के साथ गुड़ बनाया जा रहा है, और सर्दियां आते ही गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है, क्योंकि चीनी आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और लोग गुड़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गुड़ कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये गुड़ किस तरह बनाते हैं। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले गन्ने को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, और फिर जो गन्ने का रस होता है, जिसको आम जुबान में रो भी कहा जाता है, वो जब रो तैयार हो जाती है, फिर यहाँ से रो को इस ये भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली भट्टी के अंदर इसको डाला जाता है और इसके अंदर रो को गर्म किया जाता है। जब गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद जनाब उस कढ़े के अंदर ये जाती है, और कढ़े के अंदर फिर इसको जो है अच्छे तरीके के साथ गर्म किया जाता है। और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो बाबा जी गुड़ तैयार कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये गुड़ तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी चाचा जी, कितनी देर तो बना रहे हो गुड़?
गुड़ मेरी सारी उम्र ही लंघ गई गुड़ बनाते। हाँ जी। तो किस तरह बनाते हो, की तरीका कार है? खेतों में गन्ना होता है, वो लियाई का काट के अगे खेतों 'ਚ बेलने लाते, हुण असां रोड ते बेलना लैंदा ते इत्थे जरा बिक्री शिकरी हो जाती है वल ते गुड़ जूस कर निकालते हैं मशीन नाल बेलने नाल, फिर वो कढ़ाई में डालते, कढ़ाई में डालते हैं, तवी में डालते हैं रॉ जूस, फिर वो थले मसाला पा लेंगे, काजबान, रंग काट। कौन कौन सा मसाला होता है? काजबान होता है, रंग काट होता है, सोडे के नखार कर लेगा थोड़ा बहुत। सोडा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो मैल उतारता है। हाँ जी। तो अगर चाचा जी एक अगर मन गन्ना हो तो मन गन्ने में से कितनी रो निकलती है और कितना गुड़ तैयार हो जाता है? गन्ने में एक टीन निकलता है, 20 किलो रो निकलती है, 18 किलो, तो 2 किलो गुड़ बनता है, 2.5 किलो। चंगा माल गन्ना चंगा हो तो फिर 3 किलो निकल जाता है। ये गन्ने की भी चाचा जी किस्म होंदियां ने कोई अच्छे? अच्छा माड़ा गन्ना कान वाला होता है, ज़मीन का भी फ़र्क होता है, कोई पक्के पई होते हैं, कोई महरा होती है, किसी का माल सही बनता है, किसी का सही नहीं बनना। ये गुड़ असी तो बना के देते हैं, बहुत अच्छा गुड़ बनता है। चाचा जी आर्डर वगैरह तो भी तुसी गुड़ तैयार करते हो कि नहीं? आर्डर वाले बहुत आते हैं, पर इतना साढ़े को तैयार ही नहीं होता, 1 किलो 2 वाले ले के चले जाते हैं। स्पेशल मतलब कि आप भी गुड़ तैयार करते हैं जिसमें वो भी होता है काजू बादाम पिस्ता? देते हैं ले आके तो वो तैयार कर देता है, क्योंकि काजू जिसने बनवाना है वो खुद ला के दे। हाँ उसको तैयार करते हैं। तो कितने रुपए किलो दे रहे हैं? वो माल उसका होता है, अपने वो गुड़ के पैसे लेते हैं, 170 रुपये लेते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये भी बताएं कि 170 रुपये किलो दे रहे हैं, चीनी 150 रुपये किलो है, तो फिर ये बराबर ही नहीं हो जाता? होता है बराबर, बस अपना मुल है कि कोई ये बच्चों की रोजी आप मेहनत करते हैं, कोई रोजी बच्चों की बन जाती है। चाचा जी 1 किलो जो गुड़ होए और 2 किलो चीनी के बराबर है, भी गल ठीक है? हाँ जी। वो ये मिठा ज़्यादा होता है, चीनी का असर जो चूना पाते हैं वो चीनी रह जाती है, थोड़ी मिठी होती है। मतलब कि केमिकल तो पाक होंगे? ये केमिकल तो पाक है गुड़ जरा, ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। 170 रुपये किलो? बेशक एक मन लेना आई है ज़्यादा रेट क्यों, पिछों गन्ना महंगा मिलता है, 300 350 गन्ना इतने पहुँचे से चिन्होट जो गन्ना ले रहे हैं मुल, अपना गन्ना नहीं है। हाँ जी। आप भी यहाँ के रहायशी हैं? आप सागर के रहायशी हैं। हाँ जी, हेड सागर। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये गुड़ तकरीबन तैयार हो गया। अब इसको कढ़ाई से लकड़ी का एक डब्बा सा बना हुआ है, इसके अंदर डाला जा रहा है। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके के साथ ठंडा किया जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसीस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये मार्केट में चला जाएगा, रिटेल्स की शॉप पर चला जाएगा और फिर लोग इसको ख़रीद सकेंगे। अब आप लोग भी सीख गए होंगे गुड़ बनाने का असल तरीका। वैसे गुड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जायकाए पाकिस्तान के सेगमेंट में और बहुत सारे जायके शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। बस यूं गई और यूं आई। कीप वॉचिंग बोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। लाहौर ऐसे जिंदा दिलों का शहर है जहां के खाने एक दफ़ा खा लें तो उंगलियां चाटते रह जाएं। तो आइए आप लोग को टेस्ट करवाती हूँ लाहौर की मशहूर दाल टिक्की, जो पिछले 50 सालों से हमारे दिलों पर राज कर रही है। तो आइए टेस्ट करते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं आपको शहर लाहौर में एक ऐसी जगह पर टिक्कियाँ खिलाने लेकर आई हूँ जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं इनकी टिक्कियाँ खाने के लिए। तकरीबन 31 से 32 साल हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए। आज हम मौजूद हैं टेम्पल रोड मजांग में हाजी साहब टिक्कियाँ वाले पे। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि इनका जो दाल और अंडा है वो लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा इनका टकाटक है, इसके अलावा इनके पास चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, मगर फेमस में इनका टकाटक, अंडा दाल वाली टिक्की, और इसके अलावा एक है इनका बहुत ही स्पेशल सा चिकन पीस जो कि लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो लोगों से जानेंगे आखिरकार इनको यहाँ की दाल इतनी पसंद क्यों है, इतनी ख़ास बात क्या है जो घर में नहीं बन सकती और दूर से लोग आते हैं यहाँ का टेस्ट करने। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा।
जी तो इस वक्त हाजी टिक्कियाँ वाले के ऑनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आगे कर इनके। सबसे पहले हम टकाटक की बात कर लेते हैं, क्या खास बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी क्या बना रहे हैं आप? मैं बीफ कीमा बना रहा हूँ। क्या खास बात है आपके बीफ कीमे में? पहले तो हमारी क्वालिटी, हम मीट को ना पका के रखते हैं ना इसमें कुछ मिक्स करके रखते हैं। हमारा जो कीमा होगा वो आपको, जैसे आप कसाई के पास जाती हैं लेने के मुझे इतना कीमा दे दो, हमारा कीमा उस तरह का होगा। हम उसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करते, वो आपको नज़र आएगा ये फ्रेश कीमा है। दूसरा हमारे पास चिकन पीस होता है, वो भी आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल फ्रेश है। मतलब कहने का कि हमारे पास कोई एक दिन एक्स्ट्रा की चीज़ नहीं होती, हमारा डेली बेसिस पे सामान फ्रेश ही आता है। तो कीमा तो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्या कस्टमर इतनी देर इंतज़ार करता है और उसे कितना इंतज़ार करवाते हैं आप? इंतज़ार तो खैर जब कीमे को गलाने का काम होता है मेन जो, और उसमें जाका हमारा कुछ तवे का सेटअप इस तरह का होता है, इसमें प्रेशर इस तरह का होता है कि कीमा बगैर प्रेशर के इसके साथ हम दम लगाते हैं और वो गल जाता है। तो स्पाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से मिर्च डालते हैं आप? हम इसमें काली मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च यूज़ करते हैं, उसके अलावा इसमें कोई मसाला यूज़ नहीं होता। आपके सामने मेकिंग करके बनाएंगे, आपके सामने, ये नहीं कि बना के रखा होता है। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम आपके सामने आपके मर्ज़ी के मुताबिक का मसाला यूज़ करते हैं, और दूसरा आपके मर्ज़ी के मुताबिक का ही मीट, मतलब कि आपको कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास जो चीज़ यूज़ हो रही है वो फ्रेश है। तो सर ये मुझे बताएं कि आपका तवा पीस भी बहुत फेमस है, उसमें क्या ऐसी खास बात है? मैरिनेशन कितनी देर लगा के रखते हैं और क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसमें? मैरिनेशन इसमें तकरीबन 6 से 8 घंटे की लगा के रखते हैं, इसमें जो मसाले लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तवा पीस होता है वो मक्खन में बनता है, ठीक है। स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हर चीज़ मक्खन में तैयार होती है। दूसरा हमारा जो घी भी, अगर कोई कस्टमर कहता है जी कि मैंने मक्खन नहीं इस्तेमाल करवाना होता है कई लोगों को मसला, और फिर उसके लिए हमने घी भी अच्छी क्वालिटी का रखा हुआ है, सूफी स्पेशल। हमारी क्वालिटी में जो चीज़ें उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पीस की जहाँ तक अगर बात है, चिकन पीस की 300 में एक पीस, 2 बंदे अच्छा खाना खा लेते हैं एक पीस के साथ। मतलब कि अगर आप बाज़ार से जाते हैं, आप 1 kg कढ़ाई लगाते हैं, वो आपको बाज़ार में 1400 रुपये में पड़ेगी, और वही बंदे अगर 4 मेरे पास आ गए हैं और मेरे से उन्होंने 2 पीस लगवा लिए 600 में, और वो 4 बंदे अच्छा खाना खा के जाएंगे, और उनको मुतमिन ये होंगे कि उनके सामने बन रहा है, पीछे नहीं बनेगा ना, कोई हर चीज़ उनके सामने मेकिंग होगी। जी जैसे कि इनसे हमने तवा पीस की बात की है, तो यहाँ पर मेकिंग जो है वो पड़ी हुई है, और मैं आप देख सकते हैं क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप दाल की बात करते हैं, दाल की खुशबू इतनी ज़्यादा मज़े की आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो दाल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताएं हाजी साहब आपके क्या लगते हैं? हाजी साहब मेरे वालिद साहब हैं। वालिद साहब हैं, कितने साल हो गए इसको? इस दुकान को 30 साल हो गए हैं, और मुझे यहाँ खड़े 10 साल हो गए हैं। सही सर, इसमें क्या डालते हैं ऐसा कि लोग घर की दाल छोड़ के बाहर की दाल खाने आते हैं? क्योंकि इसमें टेस्ट बनता है, जैसे पित्तल की कढ़ाई का अपना टेस्ट है, तांबे की कढ़ाई का अपना टेस्ट है, ऐसे ही एक तवे का एक अपना टेस्ट है। दाल अंडा टिक्की तवे पे ही लगती है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मज़ेदार काम करके। क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें दाल होती है नॉर्मली, और प्याज, टमाटर, मिर्चें, अदरक, उसको सारा उसको मेकिंग करके दाल मिक्स कर देते हैं। ऊपर से मक्खन जो एक्स्ट्रा तड़का लग जाता है, और बड़ा ही अच्छा जायका बन जाता है। दाल बताएंगे कौन सी है? दाल चने की दाल है। तो इसके रेट क्या है जो लोग इतने शौक से खा जाते हैं और रोज़ यहाँ पर आते हैं? प्लेट 100 रुपये की है, अगर अंडा डलवाएंगे तो 120 रुपये की है। मतलब 20 रुपये अंडे के ले रहे हैं? हाँ जी, 20 रुपये अंडे के। और अगर एक्स्ट्रा मक्खन करवाएंगे तो 30 रुपये की एक टिक्की मक्खन की होती है नॉर्मल, वो जो डल के उसका बड़ा अच्छा जो है टेस्ट बन जाता है। ज़्यादा अंडे वाली बिकती है या सादी बिकती है? दोनों एक क्वान्टिटी की बिकती है, दोनों। इसको बनाता कौन है सर? सर इसको हम घर पे बनाते हैं खुद ही। कौन? खुद? हम में कौन है? नहीं, हम खुद ही उसको घर पे बनाते हैं, फिर इधर ला के बेचते हैं। कितनी देर मेकिंग होती है इसकी? इसकी सुबह तकरीबन 4 से 5 घंटे होती है मेकिंग। उसके बाद इसको कीमे वाली मशीन से ग्राइंडिंग कर ली, जैसे ग्राइंडिंग तो कीमे वाली मशीन से निकाल के ला के इधर तड़का तवे पे लगा के देते हैं लोगों को, लोग बड़े पसंद करते हैं। सर आपके शॉप को सर्च करना हो तो एड्रेस बताइएगा। हमारा मजंग टेम्पर रोड, बस टेम्पर रोड। एड्रेस क्या है? मतलब कि एड्रेस ये है, तो आपका जो टाइमिंग है वो क्या चल रही है? हमारी 6 से सुबह 4 बजे तक टाइमिंग है। मतलब शाम 6 से 4 बजे तक हमारी टाइमिंग है। हम शाम 6 से सुबह 4 बजे तक यहाँ पर होते हैं, काम करते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट इसका अच्छा है, मैं रोज़ इधर ही खाने आता हूँ। क्या खा रहे हैं? दाल है और अंडा है, मिक्स हुई है। तो रोज़ यहाँ से क्यों खाने आते हैं? इतनी क्या खास बात है? खास ये अच्छी बनती है इधर, घर पे नहीं बनती? घर में ही बनती, मैं इधर प्रदेश में हूँ। अच्छा। इसलिए मैं इधर ही आता हूँ। तो प्राइसेस के लिहाज से क्या एक आम इंसान, क्या एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है?
मैं तो कह रहा हूँ यही अच्छी बात है, कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। सही। तो आप जो आते हैं तो एक वक्त का खाना कितने पैसों में बन जाता है? 70-50 में बन जाता है। मतलब कि 70 से 50 रुपए में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं एक टाइम का। जी। इसके साथ आप क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं, रायता वगैरह मिलता है साथ फ्री में मिलता है। जी। थैंक यू सर। सर क्या खा रहे हैं आज हम खा रहे हैं अंडा दाल। क्या खास बात है इनकी अंडा दाल में? इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये काली मिर्च में बनाते हैं, ठीक है। इनका खाना काफ़ी टेस्टी है। हम इसी तरह ग्रीन टाउन से काफ़ी दूर से आते हैं इनके पास दाल खाने के लिए। तो प्राइजेस के लिहाज से क्या कहेंगे, महंगा है सस्ता है? नहीं, प्राइस इनकी बहुत माकूल है। हाँ जी, मुनासिब पैसे ही लेते हैं। सर कहा जाता है कि पुराने जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, उनमें सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जी सफाई भी है, ये आपके सामने ही, आप लोग भी इधर खड़े हुए हैं, आप भी देख रहे हैं। सफाई भी है, खाना भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, पैसे भी बहुत मुनासिब है। तो हम तो कहते हैं लोगों को बल्कि आना चाहिए, इधर खाना चाहिए इनसे। कैसी दाल है इनकी? क्योंकि दाल जो है वो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं खाने, तो इसमें ख़ास बात क्या है? दाल तो घरों में भी बन जाती है। जी, बहुत मज़े की दाल है, ऊपर से इनमें नमक मिर्चों से वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं, हम भी काफ़ी दूर से खाने आए हुए हैं। तो देखा आप लोगों ने बोल के पाकिस्तान के मज़े के सेगमेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर दीजिएगा। मिलने आऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत सारा प्यार बरसाएं, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।